नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। तो आइए देखिए, सबसे पहले वर्णमाला क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले क्या हुआ, पहले लोगों ने लिखना तो शुरू किया नहीं था, तो सबसे पहले लोग बोलते थे। और बोलते कैसे हैं? तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले क्या निकली मुंह से निकलने लगी है ध्वनि। क्या निकली है? ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कैसे समझ रहे हो भाई? ठीक है, मेरे मुंह से क्या निकल रही है? ध्वनि। इन्होंने ये कहा कि भैया ध्वनि जो है वो भी भाषा की इकाई है, यानी ध्वनि के द्वारा भी भाषा को समझा जा सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके समझ में आ रही है ना? तो इसी को इन्होंने क्या कहा कि जो ध्वनि है ना वो भी भाषा की इकाई है। और भाषा की कैसी इकाई है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की क्या है भाई? सबसे छोटी इकाई। तो अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो ध्वनि को बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। फिर दोस्त इन्होंने क्या करा, जितने भी शब्द मुंह से निकल रहे हैं, ठीक है, तो उनको लिखना शुरू करा। और इन्होंने ये कहा कि अगर हिंदी में आपको कोई भी शब्द लिखना है, तो जैसे मुझे राम ही लिखना है, तो मैंने क्या करा भाई, रै लिया, आ लिया और मैं लिया। मैंने ये वाले वर्ड लिए और तब जाके मेरा एक शब्द बना। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो रे है, ये जो आ है और ये जो मैं है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया? वर्ण नाम दिया। तो इन्होंने फिर ये कहा कि भैया एक तो होती है ध्वनि। भाषा को दो प्रकार से समझा जा सकता है, एक ध्वनि के द्वारा समझा जा सकता है और एक वर्ण के द्वारा समझा जा सकता है। तो वर्ण को इन्होंने क्या बताया? वर्ण को इन्होंने बताया कि ये जो होती है ये भाषा की सबसे छोटी, ये तो होती है मौखिक इकाई। कैसी इकाई होगी? मौखिक इकाई होगी। और ये आपकी कैसी इकाई होती है? लिखित इकाई होती है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे कि वर्ण क्या है, तो आप बताएंगे भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई? लिखित इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, और ध्वनि पूछने लगू कि ध्वनि क्या है, ठीक है, तो ध्वनि क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई होगी? मौखिक इकाई होगी। तो अब जितने भी हमारे मुंह से वर्ण निकलने लगे, ध्वनि के माध्यम से जितने भी वर्ण निकलने लगे, तो उन्होंने क्या करा? इन सबको लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या करना शुरू कर दिया? लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने लिखा तो इन्हें ऐसे कितने वर्ण मिले? ठीक है, तो इन्हें वर्ण मिले टोटल कितने? 44। इन्हें 44 वर्ण मिले। और इन्होंने 44 के 44 वर्ण को क्या कर दिया? एक एडजस्टमेंट कर दिया, उनका सेटलमेंट कर दिया, उन्हें व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित कैसा करा? इन्होंने 44 के 44 वर्णों को पढ़ा, तो इन्हें कुछ ऐसे वर्ण मिले जिनको बोलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही थी। यानी जब 44 के 44 वर्ण इन्होंने पढ़ के देखे, तो इसमें से कुछ ऐसे वर्ण मिले जिनको बोलने के लिए, यानी जिनमें से केवल एक ही चीज की आवाज निकल रही थी, यानी जो बोलने के लिए डिपेंड नहीं करते थे किसी पर, तो इन्होंने उनको अलग कर दिया। और उनको इन्होंने क्या नाम दिया? स्वर नाम दिया। क्या नाम दिया? स्वर। तो स्वर क्या होते हैं भाई? जो बोलने में स्वतंत्र होते हैं, या जिनको बोलने के लिए किसी भी चीज की सहायता ना पड़े, किसी भी चीज की सहायता ना लेनी पड़े, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और इन्हें 44 में से कितने ऐसे स्वर मिले? तो इन्हें स्वर मिले कितने? 11 ऐसे स्वर मिले। ठीक है, तो स्वर समझ में आया? तो इन्होंने इन 44 वर्णों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स? इन्होंने जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे हैं उनको इन्होंने अलग कर दिया, और जो इनकी सहायता से बोले गए उनको इन्होंने अलग कर दिया। तो इन्होंने सेटलमेंट कर दिया। और इस सेटलमेंट को ही क्या कहा इन्होंने? जो 44 वर्णों का जो इन्होंने सेटलमेंट किया, जो इन्होंने व्यवस्थित किया 44 वर्णों को, इसी को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला क्या है भैया? आप बताएंगे। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्लियर हुई? ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक तो ध्वनि क्या है भाई? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई है? मौखिक इकाई है, यानी बोल के समझाई जा सकती है। और वर्ण क्या है भाई? वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई है?
लिखित इकाई है, ठीक है। और वर्णमाला किसे कहते हैं भाई, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कितने वर्ण है भाई, 44 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। और 33 क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं। 33 क्या होते हैं, व्यंजन, ठीक है। तो स्वर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वरों के बारे में भी पढ़ना है और व्यंजनों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया, आप बताएंगे 11 होती है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 33 होती है। मुझे उम्मीद है ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले दोस्त हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्वरों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, स्वरों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्वरों को। तो स्वरों को स्टार्ट करते हैं कि स्वर होते क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त, स्वरों के बारे में, स्वर के बारे में पढ़ेंगे। और स्वर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए स्वर किसे कहते हैं। तो हम बताएंगे जो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कौन से वर्ण, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो वे वर्ण, ठीक है, जो कैसे बोले जाएंगे, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, स्वर कहते हैं, ठीक है। तो स्वर समझ में आया। तो जिनको बोलने के लिए किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़े, उनको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि संख्या की, ठीक है। अब ये स्वर होते कितने हैं, कैसे होते हैं, ये वाली बात हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में हमें 11 नहीं मिले थे। तो पहले इन्हें क्या दिखाई दिया, पहले इन्हें ए मिला था, फिर इन्हें क्या मिला था, ई मिला था, और एक इन्हें ओ मिला था, और एक इन्हें मिला था ऋषि बाबा, ऋषि मिला था, ठीक है। तो पहले इन्हें 4 ही स्वर मिले थे। फिर इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने ए को ए के साथ जोड़ दिया, ए को ए के साथ जोड़ दिया, और क्या बना दिया, आ बना दिया। क्या बना दिया, आ बना दिया। फिर इन्होंने क्या करा, एक ई तो हमारे पास थी, इन्होंने ई के साथ ई को जोड़ दिया, और क्या बना दिया, बड़ी ई बना दिया, ठीक है। फिर इन्होंने ऊ देखा, तो ऊ तो हमारे पास है ही, और एक ऊ और इसके साथ जोड़कर क्या बना दिया, बड़ा ऊ बना दिया। अब देखिए तो इन्होंने बना दिए। अब इन्होंने क्या करा, इस ए को पकड़ा, और ए का मेल किसके साथ कराया, ई के साथ कराया, और ए का मेल ई के साथ कराकर इन्होंने क्या कर दिया, ए पे एडी बना दिया, ठीक है। अब देखिए फिर इन्होंने क्या करा, अब ए तो बन गया हमारे पास। अब इन्होंने ए का मेल करा, और किसके साथ मेल करा, अब हमारे पास एक नया स्वर और आ चुका है ए। तो फिर इन्होंने ए का मेल किसके साथ कर दिया, ए के साथ कर दिया, और क्या बना दिया, बड़ा ए बना दिया, ठीक है। और फिर इन्होंने देखे ए का ई के साथ तो मेल कर दिया। अब की बार इन्होंने मेल करा किसका, ए का ऊ के साथ मेल करा, और जब इन्होंने ए का ऊ के साथ मेल करा तो क्या बना दिया, ओ बना दिया, ठीक है। क्या बनाया, ओ बना दिया। और फिर अब इनकी तो फिर इन्हें एक और नया वर्ण मिल गया। तो फिर इन्होंने दोबारा से ए को ही पकड़ा, और ए के साथ किसको मिला दिया, छोटे ओ को मिला दिया, और क्या बना दिया, बड़ा ओ बना दिया, ठीक है। तो ए का मेल किसके साथ करके, ए का मेल ओ के साथ करके इन्होंने क्या बना दिया, बड़ा ओ बना दिया। तो मेरे दोस्त स्वरों का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। तो आपसे मैं कहने लगूं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप बताएंगे, अगर मैं क्वेश्चन संख्या से पूछता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछता हूं, स्वरों की संख्या से क्वेश्चन में पूछता हूं, तो आप बताएंगे कि स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इनको पढ़ के देखा कि भाई पढ़ के देखते हैं, चलिए एक बार। तो ए बिना आ, ई ऊ, और ये मैंने देखी क्या बोलेंगे इसे, री, क्या बोलेंगे, री। तो मैंने ये देखा कि यार इसमें तो पहले रे की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, रे की आवाज आ रही है।
ठीक है। तो और जो रे है, रे हमारा स्वर तो होता नहीं है, रे क्या होता है हमारा व्यंजन होता है। तो इसलिए फिर हमने क्या देखा कि जब हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो उच्चारण के आधार पर जो है ऋषि हमारा स्वर नहीं होता, क्योंकि जब हम बोलते हैं ऋषि को तो पहले किसकी आवाज निकलती है, रे की आवाज निकलती है। और रे हमारा क्या है, रे हमारा दोस्त स्वर नहीं है, क्या है, व्यंजन है वो। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। अब देखिए क्या है, अब आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, आपने देखा होगा कि हम ऐसे कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके ऊपर ऐसा डंडा लगा देते हैं, इस डंडे को हम बोलते हैं सिरोही। क्या बोला जाता है इस डंडे को, सिरोही बोला जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि हम ऐसे भी डंडा लगा देते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम खड़ी पाई। क्या बोलते हैं इसे, खड़ी पाई बोलते हैं, खड़ी पाई, ठीक है। ये होगी हमारी खड़ी पाई। अब देखिए बिंदी होती है, बिंदियों के अलग अलग नाम होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऊपर बिंदी देखने के लिए मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर जो बिंदी होगी उसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। और जो यहाँ पर बिंदी होती है दोस्त, उसको आपने देखा होगा यहाँ पर भी बिंदी होती है, तो इस वाली बिंदी को हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी आपने ये देखा होगा, ठीक है, कि नीचे बिंदी लगी हुई होती है, ये जो नीचे बिंदी लगी हुई होती है इसे बोलते हैं हम उच्छेपित। क्या बोलते हैं दोस्त, उच्छेपित बोलते हैं, ठीक है। और जो पहले बिंदी लगी हुई होती है, इस पहले वाली बिंदी को हम क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नुक्ता बोलेंगे। तो फिर इन्होंने क्या करा यार, इन्होंने एपेनार, अब एपेनार है। अब आपने देखा होगा कभी कभी पीछे आपको दो बिंदी देखने के लिए मिल जाती है, ये जो दो बिंदी पीछे देखने के लिए मिलती है ना, इसे बोलते हैं हम विसर्ग। क्या बोलते हैं इसे, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन्होंने क्या करा, इस एपेनार को ही पकड़ा और इस पर क्या लगा दिया, इस एपेनार पर अंकी बिंदी लगा दी। तो इस अंकी बिंदी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, अनुस्वार बोलते हैं। और फिर इन्होंने ए पे ही क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, यानी ए के पीछे दो बिंदी लगा दी, जिसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो ये हो गया ए विसर्ग और ये हो गया ए अनुस्वार, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या करा, अंग से अंगूर और अने खाली भी लिख दी, यानी अनुस्वार और विसर्ग और लिख दिया। और इसको भी इन्होंने क्या कहा कि ये भी हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और इनको अलग से ही इन्होंने नाम दिया अयोग वाह। क्या नाम दिया इन्होंने, अयोग वाह नाम दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब स्वरों की संख्या की बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन स्वरों की संख्या से पूछा तो आप बताएंगे कि 11 होते हैं, 11 होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 10 होते हैं। क्योंकि हमारा जो ऋषि है उसमें रे की आवाज निकलती है और रे हमारा व्यंजन होता है, ना कि स्वर होता है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भैया आप मुझे लिखित रूप में बताओ कि लिखित रूप में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो लिखित रूप में देखिए 11 तो एक थे और अब इन्होंने अंग से अंगूर और अन खाली और बना दिया, तो अब कितने हो गए। तो लिखित रूप में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे 13 होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके दो और ऐड हो जाते हैं, जो इनको क्या बोलते हैं हम, अयोग वाह ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोग वाह ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अगर क्वेश्चन आपसे संख्या से पूछा, स्वरों की संख्या से पूछा, तो अब आप गलत नहीं करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 11 होती है। और अगर क्वेश्चन पूछा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10 होती है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा लिखित रूप में आपकी उच्च मतलब स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 13 होती है, 13 होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपके इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार इन स्वरों का प्रयोग करते कहां पर है, कैसे करते हैं इनका प्रयोग, हिंदी में, ठीक है। तो अब इनका जो प्रयोग होता है ना, इनका प्रयोग केवल मात्रा के लिए होता है। स्वरों का जो प्रयोग हम करते हैं किसके लिए करते हैं, मात्राओं के लिए करते हैं। तो देखिए, ए की तो कोई भी मात्रा नहीं होती, लेकिन आपके आ की मात्रा होती है। आपने देखा होगा आ का डंडा है ना,
और ई की मात्रा होती है छोटी ई की, और बड़ी ई की भी मात्रा होती है, और छोटे ओ की मात्रा होती है, बड़े ओ की मात्रा होती है, और आपके ऋषि की मात्रा होती है, जैसे किरसन है ना, तो ये री की मात्रा है, ये जो चढ़ रही है ना। अब इसके बाद ए, छोटे ए की भी मात्रा होती है, और आपके, मैं इन अयोगवाहों को मिटा दूं, ठीक है, तो समझ में तो आ गए होंगे ये वाली चीज। तो मैं इनको रफ कर देता हूँ दोस्त, क्योंकि तुम्हें पता ही है यार, बोर्ड बोर्ड तो थोड़ा ऐसी है सिस्टम, ठीक है। तो अब ये छोटा ए हो गया, और ये बड़ा ए, आपने दो मात्रा देखी होंगी, ये ओ होता है, छोटा ओ आपने ऐसे देखा होगा, और ये बड़ा ओ होता है, तो आपने ऐसा देखा होगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्राओं की संख्या आप बताएंगे कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे मात्राओं की जो संख्या है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होगी मात्राओं की संख्या? 10 होती है, क्योंकि ए जो है, ए की हमारी कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी ये वाली बात, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक तो संख्या से क्वेश्चन पूछेगा, और मैंने आपको क्लियरली बता दिया है संख्या से, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ध्वनि कहाँ कहाँ पर टकराकर बाहर निकलती है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि सबसे पहले ध्वनि कहाँ पर टकराती है, तो सबसे पहले ध्वनि आती है हमारे कंठ पर, और कंठ के बाद कहां पर आती है भाई? तालव्य पर आती है, और तालव्य के बाद कहां पर आएगी? मूर्धन्य पर आएगी, और मूर्धन्य के बाद कहां पर आती है? मूर्धन्य के बाद ध्वनि हमारी आती है कहां पर? दंत पर आती है, दांत पर आती है, और दंत के बाद कहां पर आती है? ओष्ठ पर आती है, यानी होठों पर आती है, और उसके बाद बाहर निकल जाती है, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। बेटे कि यूज तो पूरे गले का ही होगा, लेकिन मेन रोल किसका होता है इन वर्णों को बोलने में, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अगर उच्चारण स्थान पूछेगा, तो सबसे पहले आप ना इन दोनों को बोलो भाई, ये दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये ए है और ये ए और ऐसे ही मिलकर बना है, तो ये बोले जाते हैं कंठ से। आप बोलो ए आ, ए आ, ए आ, तो आप बोलोगे तो देखिए इसका प्रयोग, यानी ये जो कंठ है इसका प्रयोग होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, आप समझ लेना कि अगर कोई व्यक्ति ए को ठीक प्रकार से नहीं बोल पा रहा है, तो समझ जाओ उसका कंठ खराब है, उसके यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों का उच्चारण स्थान क्या है दोस्त? तो कंठ है, ठीक है। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, इसकी सहायता से, ठीक है। अब आप इनको बोल के देखिए, दोनों भी एक ही कैटेगरी के हैं। आप बोल के देखिए ई ई ई ई, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा काम कर रहा है? ये वाला पोर्शन काम कर रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तालव्य। क्या बोला जाता है इसको? तालव्य बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप इन्हें बोलिए ऊ ऊ ऊ, तो आपके जो लिप्स है उनका आकार चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम जान गए इनको कि ये किसकी सहायता से बोले जाएंगे? ये हमारे ओष्ठ की सहायता से बोले जाएंगे, होठों की सहायता से बोले जाएंगे, ठीक है। आप देखिए इसे बोलिए री 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 री, तो आपकी जो जीभ है ना वो कहाँ टकरा रही है? आपके काक पर, आपके तालव्य, आपके काक पर टकरा रही है, ऊपर टकरा रही है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं। तो ये जो री है इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्त? इसका उच्चारण स्थान है आपका मूर्धन्य। जब जीभ आपकी ऊपर टकराएगी ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं। अब देखिए, अब तो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब ये ए है, ए, और ये जो ए है इसमें किसकी आवाज निकलती है? ए की भी निकलेगी, ई की भी निकलेगी, और ए जो है हमारा किसकी सहायता से बोला जाता है? कंठ की सहायता से। और जो ई है, ई किसकी सहायता से बोला जाता है? तालव्य की सहायता से। तो आप कहेंगे कि जो हमारा ए है वो कंठ और तालव्य की सहायता से बोला जाएगा। और ये भी देखिए किससे मिलकर बना हुआ है? ये भी हमारा इन्हीं से मिलकर बना हुआ है, ए और ए से मिलकर बना हुआ है। तो इन दोनों के दोनों, चाहे वो ए पुच्छ है चाहे वो बड़ा ए पुच्छ है, इसमें किसकी आवाज निकलेगी? ए और ई की आवाज निकलती है। और ए हमें पता है कंठ से बोला जाता है, और तालव्य से, ई जो है वो कहां से बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो ओ है ये किससे मिलकर बना है? ये आपका ए उ, यानी ए
और ऊ से मिलकर बना हुआ है। तो ए जो है वो किसकी सहायता से बोला जाता है? कंठ की सहायता से। तो ए तो बोला जाता है कंठ की सहायता से, और ऊ जो बोला जाता है वो बोला जाता है ओष्ठ की सहायता से। तो ये जो बोले जाएंगे किसकी सहायता से बोले जाएंगे? कंठोष्ठ की सहायता से बोले जाएंगे, यानी कंठ प्लस ओष्ठ यानी होठों की सहायता से बोले जाएंगे। तो उच्चारण स्थान भी मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। तो जो ए है, ए कहां से बोला जाएगा? ए आ कहां से बोला जाएगा? कंठ से। ई तो ई कहां से बोला जाएगी? यहां से तालव्य से, ठीक है। और अगर मैं री ऊ कहने लगूं ऊ, तो आपके लिप्स का जो आकार है वो अपने आप चेंज हो गया, यानी होठों की सहायता से बोले जाएंगे ऊ, ठीक है। और री मैं कहने लगूं ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप बताएं री, तो आपकी जो जीभ है कहां लग रही है? ऊपर तालब ऊपर लग रही है, काक पे लग रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं। तो ऋषि आपका कहां से बोला जाएगा? मूर्धन्य से बोला जाएगा। इसके बाद देखिए ई, मैं आपसे पूछ रहा हूं ए कहां से बोला जाएगा? तो ए जो है वो ए और ई से मिलकर बना है। तो ए जो है ए में तो आवाज निकलती है कंठ से, और ई में आवाज निकलती है तालव्य से। तो छोटा ए हो या बड़ा ए हो, आपके कहां से बोली जाती है? कंठ और तालव्य की सहायता से बोली जाती है। इसके बाद में आपसे कहना लो ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ जो है आपका ए और ऊ की आवाज निकलती है। तो ए तो बोला जाता है कंठ से, और ओ बोला जाता है आपके होठों की सहायता से। तो ये बोला जाता है ओ पूछे या फिर बड़ा ओ पूछे, तो आप बताएंगे कहां से बोले जाते हैं? कंठोष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कंठ प्लस होठ की सहायता से बोले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्त इतने क्वेश्चन आपसे स्वरों से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं स्वर, ठीक है। तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ही ले लो, फिर मैं इसको सारे को रफ करता हूं और फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्वरों के प्रकार के बारे में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार के बारे में, ठीक है जी। स्वर के प्रकार पढ़ते हैं हम, स्वर के प्रकार। तो देखिए स्वर के जो है वो अलग अलग प्रकार है, कई प्रकार में से में बांटा गया है स्वर को, ठीक है। तो सबसे पहले बांटा गया है इसे मात्रा के आधार पर। कैसे बांटा गया है? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर बांटा गया है स्वर को, ठीक है। और एक बांटा गया है स्वर को जातीय आधार पर, जातीय आधार पर बांटा गया है स्वर को, ठीक है। और एक बांटा गया है स्वर आपका, ठीक है, जीभा के आधार पर, यानी जीभ के आधार पर बांटा गया है, जीभ के आधार पर स्वर को बांटा गया है, ठीक है। और एक बांटा गया है आपका मुख के आधार पर। किसके आधार पर? मुख के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है मात्रा के आधार क्या है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो स्वर है हमारे या तो सिंगल है और या फिर दो की सहायता से बन रहा है, या तो सिंगल है या फिर दो की सहायता से बन रहा है। तो जो सिंगल वर्ड यानी जिनमें केवल एक ही मात्रा हो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको अलग बांट दिया इन्होंने। और जो दो चीजों से मिलकर बन रहा है उसको इन्होंने अलग बांट दिया, ठीक है। तो जो एक चीज से मिलकर बन रहा है उसको अलग बांट दिया, और जो दो चीज से मिलकर बन रहा है उसको अलग बांट दिया। तो मात्रा के आधार पर इन्होंने कहा कि जो मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो होते हैं आपके तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे। एक तो होगा ह्रस्व स्वर, क्या होगा? ह्रस्व स्वर। और एक होता है ह्रस्व स्वर, और एक होता है आपका दीर्घ स्वर। क्या होगा? एक ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है हमारा प्लुत स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया? तीन प्रकार से बांटा गया। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो जो केवल सिंगल होंगे ना उनको ह्रस्व स्वर कहा गया। तो सिंगल कौन सा है भाई? आप इस ए को देखिए, ये आपका ह्रस्व स्वर होगा। आप इस ई को देखिए, सिंगल ये बेचारा, इसका भी
इसको भी ह्रस्व स्वर कहा गया। और ये ऊ देखिए, ऊ भी सिंगल है, इसको भी ह्रस्व स्वर कहा गया। और ये ऋषि देखिए, ऋषि भी कैसा है आपका, ये भी बेचारा सिंगल ही है, ठीक है। ये तो वैसे भी रहते सिंगल ही है ना, ऋषि जो लोग होते हैं, ठीक है, अपने जगत में मोह माया से दूर बिल्कुल अलग ही रहते हैं, सिंगल ही है ना। तो ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा होता है, एक मात्रिक भी इसे बोला जाता है। तो जितने भी सिंगल बंदे हैं वो सारे के सारे ह्रस्व स्वर कहलाए, ठीक है। और दीर्घ स्वर का मतलब है द्विमात्रिक इसे बोलते हैं, बड़े भी इसे बोलते हैं। तो जिनको बोलने के लिए हमें दुगना समय लगेगा, दुगना समय किससे लगेगा, जो दो चीजों से मिलकर बना होगा, तो इनको द्विमात्रिक भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं द्विमात्रिक, क्योंकि दो चीजों से मिलकर बन रहे हैं। तो जितने भी एपेनारों में सिंगल सिंगल है वो तो ह्रस्व स्वर है, और जितने भी डबल डबल चीजों से मिलकर बने हुए हैं वो सारे के सारे दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर कौन सा होगा, आप इस आ को देख लो, दो चीजों से मिलकर बन रहा, ए और ऐसे मिलकर आ बन रहा है। आप इस ई को देख लो, तो ई भी दो चीज से मिलकर बन रही है, ई और ई से। आप इस बड़े ऊ को भी देख लो, बड़ा ऊ भी किससे मिलकर बन रहा है, ऊ और ऊ से मिलकर बन रहा है। अब आप इसको देख लो, ए को, ए भी किससे मिलकर बन रहा है, दो से। बड़े ए को देख लो, ये भी दो से मिलकर बन रहा है। आप ओ को देख लो, ये ओ भी दो से मिलकर बन रहा है। और आप बड़े ओ को देख लो, ये भी आपका दो से मिलकर बन रहा है। तो जितने भी दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं डबल डबल है, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया, दीर्घ स्वर कहा गया। और जो बंदा सिंगल है उसको क्या कहा गया, ह्रस्व स्वर कहा गया। अब ये प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो जब भी हम किसी भी स्वर को पकड़ के ज्यादा खींच देते हैं, ठीक है। जैसे जाप करो, आप जाप करते होंगे ओम, ठीक है। तो आपने क्या करा, इस ओम को ओ को पकड़ा और इसे क्या कर दिया, खींच दिया, ज्यादा खींच दिया ओम, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ओ जो है वो क्या है हमारा, ओ हमारा स्वर है। और आपने इसको जब ज्यादा खींच देते हैं, हिसिंग साउंड आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा राम, तो आपने क्या करा, इस आ को पकड़ा और खींच दिया, ठीक है, राम। तो ये जो राम है क्या होता है आपका, प्लुत स्वर होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी स्वर को पकड़कर, जैसे मैं आपसे कहना लगूं, एक तो आम होता है, तो आम तो जनरली शब्द हो गया। लेकिन अगर मैं कहना लगूं आम, तो मैंने क्या करा, आ जो स्वर है उसको पकड़कर खींच दिया, ज्यादा खींच दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। तो समझ में आ गया दोस्त। तो तो आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आपके समझ में आ गए होंगे। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जातीय आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जातीय आधार पर ये होते हैं दोस्त कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं जातीय आधार पर, ठीक है। कौन कौन से प्रकार है, तो एक तो होता है आपका सजातीय, क्या होता है, सजातीय, और एक होता है आपका विजातीय। अब ये सजातीय किसे बोलते हैं, सजातीय का मतलब है समान जात वाला, जो भी स्वर हमारे समान जात के से मिलकर बने हुए हैं, यानी समान समान, यानी जितने भी स्वर हमारे समान वर्णों से मिलकर बने हैं, उन सबको हमने क्या बोला, सजातीय स्वर बोला। तो जो भी समान वर्णों से मिलकर बने उनको हमने सजातीय स्वर बोला, और जो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने उन्हें हमने क्या बोला, विजातीय स्वर बोला। तो अब देखिए सजातीय स्वर कौन से होंगे, आप इस आ को पकड़ के देखिए, आप इस आ को पकड़ के देखिए, तो आ जो है वो किससे मिलकर बन रहा है, एक ही जात के से मिलकर बन रहा है ना, ये भी ए है और ये भी ए है। तो जो आ होता है आपका कैसा स्वर होता है, सजातीय स्वर होगा, ठीक है। अब इस ई को देखिए आप, ई जो है बड़ी ई वो किससे मिलकर बन रही है, छोटी ई और छोटी ई, दोनों समान जात के हैं जिससे मिलकर बन रही है। तो बड़ी ई भी हमारी कैसी होगी, सजातीय स्वर होगा। और इसके बाद देखिए आप इस ऊ को देख लीजिए, ये जो ऊ है ये कैसे मिलकर बन रहा है,
छोटा ऊ और छोटा ऊ, यानी दोनों समान जात के से मिलकर बन रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल लेंगे, सजातीय स्वर बोल लेंगे। तो सजातीय स्वर कौन होंगे, जो समान जात के से मिलकर बने हुए होते हैं उसको बोलते हैं सजातीय स्वर। ठीक है, एक होते हैं आपके विजातीय स्वर। विजातीय स्वर क्या होंगे, जस्ट अपोजिट, जो समान जात के हैं वो तो सजातीय होंगे, और जो समान जात के ना हो उनको क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिएगा, आप इसको देखिए ए को, तो ए जो है वो किससे मिलकर बना है भी, ए जो है हमारा मिलकर बना है किससे, ए और ई से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, ए और ई से मिलकर बना है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये विजातीय स्वर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जात के से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद बड़ा ए देख लीजिए आप, ये बड़ा ए हो गया। ठीक है, तो बड़ा ए जो है ये किससे मिलकर बन रहा है, ये जो बड़ा ए है ये मिलकर बन रहा है आपका किससे, ए और ए से मिलकर बन रहा है, यानी अलग अलग जात के से मिलकर बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ओ हो गया, तो ओ भी हमारा किससे मिलकर बनता है, ये हमारा ए और ऊ की सहायता से मिलकर बनता है, तो ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो अलग अलग जात के से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोल लेंगे, विजात के। ऐसे आप इसको देखिए, ओ है बड़ा ओ, तो बड़ा ओ जो है ये किससे मिलकर बन रहा है, ये ए और किससे, छोटे ओ से मिलकर बन रहा है, तो ये भी आपका क्या है, विजातीय स्वर है। ठीक है, और दोस्त इन्हीं सभी को क्या बोलते हैं, इन्हीं चार स्वरों को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो संयुक्त स्वर समझ में आया आपके, क्या होते हैं, जो दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं, और अलग अलग वर्ण भी कौन होंगे, स्वर होंगे। जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं उनको ही क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर बोला जाता है। तो अब हम जानते हैं कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के आधार पर देखिए, ये जो जीभ है ना, जीभ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो है जीभ का आगे वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है अग्र कहेंगे, और ये जो बीच वाला दोस्त पार्ट है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पश्च, इसको बोला जाएगा मध्य, और ये जो पीछे वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है, पश्च बोला जाता है। तो जितने भी स्वर हमारे जीभ के आगे वाले पार्ट से बोले गए तो उसको हमने क्या कहा, अग्र स्वर कहा। ठीक है, और जितने भी हमारे जीभ के बीच वाले पार्ट से बोले गए उसको हमने मध्य स्वर कहा, और जितने भी स्वर हमारे जीभ के पीछे के भाग से बोले गए उसको हमने क्या कहा, पश्च स्वर कहा। तो दोस्त यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो अब मैं इस जीभ को मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, है ना, तो जीभ थोड़ी ना बताऊंगे आप सभी, तो जीभ को मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब ये अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये 11 स्वर है, 11 में से कौन कौन से अग्र होंगे। अग्र का देखिए, अग्र का मतलब स्टैंड लग रहा होगा जिससे कि आगे को ना गिर जाए। तो अब आप ये देखिए स्टैंड कहां पर लग रहा है, देखिए एक तो इसे देखिए इसमें स्टैंड है, इसे देखिए इसमें स्टैंड है, आप इसको देखिए इसमें स्टैंड है, आप इसको देखिए इसमें स्टैंड है। तो आप कहेंगे कि आपका ई, बड़ा ई, और आपका ए और आपका बड़ा ए, ये क्या होते हैं, आपके अग्र स्वर होते हैं। तो अग्र स्वर कितने होते हैं, 4। अग्र जैसे भी याद आएगा तो आगे को न गिर जावे, इसलिए हम क्या लगाएंगे, स्टैंड लगाएंगे। जिनमें स्टैंड लग रहा होगा वो सारे के सारे अग्र स्वर होंगे। अब ये पश्च मध्य स्वर कौन से होंगे, मध्य स्वर यानी जो जीभ के बीच वाले मध्य वाले पार्ट से बोले जाएंगे। तो आप ए बोलिए, ए, तो ना तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पीछे से बोला जा रहा, ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि आगे से बोला जा रहा, तो ये कहां से बोला जाता है, मध्य से बोला जाता है। यानी केवल और केवल एक ही आपका मध्य स्वर होता है, वो क्या है, आपका ए है। ठीक है, और बाकी के जितने भी स्वर आपके बचे हैं वो सारे के सारे जीभ के पीछे वाले पार्ट से बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम पश्च स्वर बोलते हैं। अब कौन कौन सा बचा भाई, एक तो देखिए आपका आ बच रहा है, ठीक है, और आपका क्या बच रहा है, ओ बच रहा है, बड़ा ओ बच रहा है, ऋषि बच रहा है, और आपका क्या बचा भाई, स्टैंड वाले तो चले गए, एक आपका ओ बच रहा है और एक आपका बड़ा ओ बच रहा है।
तो ये क्या होते हैं आपके पश्च स्वर होते हैं। तो जीभ के आधार पर हमने स्वरों को कितने पार्ट्स में बांटा है, 3 पार्ट्स में बांटा है। और ये वाले पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए मुख के आधार पर, मुख के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो मुख के आधार पर बांटा गया है दोस्त 4 प्रकार से। कितने प्रकार से बांटा गया है, 4 प्रकार से। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होंगे भाई, देखिए जब भी हम किसी स्वर को बोलेंगे या तो हमारा मुंह खुलेगा और या फिर हमारा मुंह बंद होगा। तो जब हमारा मुंह खुलता है तो उसे बोलते हैं विव्रत। क्या बोला जाएगा, विव्रत। और जब हमारा मुंह बंद होता है तो उसे बोलते हैं संव्रत। ठीक है, जब मुंह पूरा खुल जाएगा तो उसको तो बोलेंगे विव्रत, और जब मुंह आपका लगभग पूरा बंद हो जाएगा तो उसे बोलेंगे संव्रत। ठीक है, तो देखिएगा अब ये विव्रत हो गया। अगर मुंह पूरा खुल गया तो वो तो विव्रत है, लेकिन अगर मुंह आधा ही खुला तो वो क्या हो जाएगा आपका, अर्धविव्रत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, अर्धविव्रत हो जाएगा। तो अर्धविव्रत कौन से होंगे, जिनमें मुंह हमारा क्या खुलेगा, केवल आधा खुलेगा। संव्रत कौन से होंगे, जिनमें मुंह लगभग पूरा बंद हो जाता है, वो संव्रत। और कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनमें आधा मुंह ही बंद होगा केवल। तो जिनमें आधा मुंह बंद होता है उनको बोलते हैं अर्धसंव्रत। क्या बोलते हैं उन्हें, अर्धसंव्रत बोलते हैं। ठीक है मित्र, तो विव्रत समझ में आया होगा आपके। विव्रत का मतलब मुंह आपका खुलेगा। ठीक है, राइट लगा दे तो इसका मतलब खुलेगा। और संव्रत का मतलब क्या हो जाएगा, मुख क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा। विव्रत में क्या होगा, जब आपका पूरा मुंह खुलेगा उसे विव्रत बोलेंगे, और जब आपका आधा मुंह खुलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम अर्धविव्रत बोलेंगे। जब आपका मुंह लगभग पूरा बंद हो जाएगा तो उसे हम संव्रत बोलेंगे, और जब आपका मुंह लगभग आधा बंद होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्धसंव्रत बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा संव्रत है, कौन सा विव्रत है, कौन सा अर्धविव्रत है। तो इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम किसकी फाइनल करेंगे, सबसे पहले हम विव्रत वालों का फाइनल करेंगे। तो विव्रत में कौन सा होगा, एक तो हम अब देखिए ऋषि को पकड़ लो आप ऋषि को बेस बनाइए, और ऋषि से पहले लेते हैं पहले वाले। ऋषि से पहले वाले कौन से भाई, ए है और आ है। तो ए और आ ले लेंगे एक तो विव्रत का फाइनल करने के लिए, और एक क्या ले लेंगे, ऋषि के बाद वाले बड़े लेंगे। भाई जो चीज बड़ी होगी उसी को तो बोलने में ज्यादा मुंह फटेगा एकदम। ठीक है, तो अब ऋषि के बाद वाले बड़े कौन से हैं, एक तो बड़े ए है और एक आपका बड़ा ओ है। ठीक है, तो इनसे हमारा किसका फाइनल हो जाएगा, विव्रत वाली पार्टी का फाइनल हो जाएगा। अब ये विव्रत क्या होगा, इन चारों में से विव्रत कौन से होंगे। तो आप ऐसे बोल के देखिए आ। तो जब आपने आ बोला तो आपका जो मुंह है ना वो पूरा खुल जाता है। जब भी आप आ बोलेंगे तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा। जब आपका मुंह पूरा खुलता है ना दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, विव्रत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विव्रत बोलेंगे। तो आपका केवल इन चारों में से आ ही क्या होता है, विव्रत होता है। बाकी के 3 कौन कौन से बचे, एक तो आपका ए बचा, एक आपका ए बचा, एक आपका ओ बचा। तो ये क्या होंगे आपके, ये होंगे आपके अर्धविव्रत। कौन से होंगे, अर्धविव्रत होंगे। अब बात करते हैं संव्रत की। तो संव्रत की क्या है, अब ऋषि से पहले जो बचे वो संव्रत, और ऋषि के बाद वाले जो बचे वो आपके अर्धसंव्रत। तो ऋषि से पहले कौन कौन से बच रहे हैं भाई, एक तो आपका ई बच रहा है, एक बड़ी ई बच रही है, एक आपका ओ बच रहा है, एक आपका बड़ा ओ बच रहा है। और ऋषि के बाद वाले कौन से बच रहे हैं भाई, ऋषि के बाद वाले बड़े बड़े तो हमने ले लिए। अब कौन सा बचा, आज तो आपका छोटा ए बचा और छोटा ओ बचा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, अर्धसंव्रत होते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्त आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए मेरा मन है कि मैं व्यंजन भी पढ़ाऊं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अपलोड करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आप समझ सकते हैं इस वाली बात को। ठीक है, तो भाई मेरा चैनल जो है अभी नया नया है, तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को खुद भी देखिए, अपने दोस्तों में भी प्लीज़ शेयर कीजिए, और लाइक और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके मुझे ये बताना कि वीडियो में क्या क्या कमी है, जिससे कि मैं उन कमियों को अगली वीडियो में दूर कर सकूं। ठीक है, तो
आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने पूरा का पूरा स्वर पढ़ा है। कल हम इसकी वीडियो, जो मेरी आने वाली अगली वीडियो होगी, मैं व्यंजन की वीडियो लेकर आऊंगा अगले वाली। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।